मानव तंत्र में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में पहले जानेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन एक अपचयी क्रिया है, कैटाबोलिक रिएक्शन है। कैटाबोलिक का मतलब ऐसी क्रिया जिसमें बिग पार्टिकल का ब्रेकडाउन होता है स्मॉल पार्टिकल में, बड़े अणु छोटे अणुओं में बदल जाते हैं टूटकर। और एक होती है एनाबॉलिक, उपचयी क्रिया, जिसमें छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, छोटे छोटे अणु मिलकर ग्लूकोज का बड़ा अणु बनाते हैं। तो श्वसन एक कैटाबोलिक क्रिया है, अपचयी क्रिया है, जिसमें भोजन, ग्लूकोज कह सकते हो, कि जारण या जलने से ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है। और ऊर्जा किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। पूरा नाम एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो श्वसन क्रिया ऑक्सीजन के ग्रहण करने से आरंभ होती है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के निकाल देने से समाप्त होती है। इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर कहते हैं सांस लेना या श्वासोच्छ्वास, ब्रेथिंग। मानव श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र तथा श्वसन मांसपेशियां। पहले पढ़ेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र। इसमें निम्न अंग शामिल हैं। एक तो है नासिका, नोज। सभी जानते हैं नाक के बारे में, नासिका के बारे में। तो यह एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होती है। नाक में बाहर से 2 छिद्र दिखाई देते हैं, द्वार दिखाई देते हैं, वो कहलाते हैं नासाद्वार। दोनों नासाद्वारों के बीच में एक पट पाया जाता है, जिसे नासिका पट कहते हैं, नेजल सेप्टम कहते हैं। प्रत्येक नासाद्वार या नासा छिद्र, नोस्ट्रिल, अपनी ओर के नासापथ, नासा छिद्र के तुरंत भीतर क्या होती है, एक गुफा या गुहा जैसी खाली जगह होती है नाक में, तो वो कहलाता है नासापथ या नासा मार्ग। तो प्रत्येक नासाद्वार या नासा छिद्र अपनी ओर के नासापथ या नासा मार्ग में खुलता है। नासा मार्ग या नासा गुहा का पृष्ठभाग नासा ग्रसनी में खुलता है, नेजोफेरिंक्स में खुलता है। ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में भूमिका निभाती है। और तो जो नासा मार्ग है वो कहाँ खुलता है, नासा ग्रसनी, नेजोफेरिंक्स में। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, एक तो नासा ग्रसनी, दूसरी मुख ग्रसनी और तीसरी अधोग्रसनी। पाचन तंत्र में हम पढ़ चुके हैं। नासा गुहा में श्लेष्मा झिल्ली तथा रोम पाए जाते हैं। श्लेष्मा झिल्ली श्लेष्मा का स्रावण करती है, जिससे क्या होगा, वायु में मिश्रित धूल के कण, जीवाणु व अन्य हानिकारक कण रोमों में अटककर नासा मार्ग के अग्रभाग में रह जाते हैं और केवल स्वच्छ वायु ही फेफड़ों तक जाती है। श्लेष्मा स्रावण के कारण यह मार्ग नम बना रहता है, अतः शरीर में प्रवेश करने वाली वायु भी नम हो जाती है तथा वायु का ताप शरीर की उष्मा के कारण शरीर के ताप के बराबर हो जाता है। उसके बाद होता है मुख। श्वास लेने में मुख्य भूमिका तो होती है नासिका की, नाक की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी श्वास लेने के काम आता है। अतः यह श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग की तरह कार्य करता है। मेन रोल तो किसका होता है, नोज, नासिका का होता है, नाक का होता है, और आवश्यकता पड़ने पर मुख के द्वारा भी श्वास लिया जा सकता है। तो ये एक द्वितीयक अंग की तरह कार्य करता है। उसके बाद है ग्रसनी फेरिंक्स।
नासा मार्ग से वायु गले में स्थित ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी नेजोफेरिंक्स, मुख ग्रसनी ओरोफेरिंक्स, और तीसरी अधोग्रसनी या कंठग्रसनी लेरिंगोफेरिंक्स। वायु नलिका का छिद्र घंटी द्वार कहलाता है। एक तो होती है हमारे गले में ग्रासनाल, आहार नाल का भाग होती है, और एक होती है वायु नलिका, वायुनाल। वायुनाल से वायु जाएगी फेफड़ों में, और ग्रासनाल से भोजन जाएगा आमाशय में। तो ग्रसनी कहाँ होती है? जो हमारा मुख है जिसमें हम भोजन खाते हैं, चबाते हैं, उसका पिछला भाग, एक ऊपर की तरफ जो छत होती है, आगे का तो पार्ट होता है कठोर तालु, और पीछे वाला जहाँ से जीभ निकली होती है वो होता है कोमल तालु। तो मुख गुहा के पीछे कोमल तालु, मुख गुहा, कोमल तालु और जीभ के पिछले भाग में क्या होती है? ग्रसनी होती है। तो नाक से संबंधित इसका जो पार्ट कहलाता है नासाग्रसनी। नासा द्वार के भीतर जो नासापथ है वो कहाँ खोलता है? नासाग्रसनी में खोलेगा। और मुख पीछे कहाँ खोलेगा? मुखग्रसनी में खोलेगा। डायग्राम देख सकते हैं। ये जैसे हमारा मुख है, मुख के अंदर जिह्वा है, जीभ, ऊपर एक कठोर तालु है, पीछे नरम तालु है। यहाँ नासा छिद्र, इसके भीतर नासा मार्ग, नासा गुहा, नाक के अंदर का खाली भाग जो जिससे हम सांस खींचते हैं, तो उसके पीछे ये कहलाती है नेजोफेरिंक्स, नासा ग्रसनी। तो नासा गुहा या नासा मार्ग खुलता है नासा ग्रसनी में, और मुख गुहा के पीछे क्या होती है? ये होती है ओरोफेरिंक्स, मुख ग्रसनी। और ये कंठ के पास क्या होगी? लेरिंगोफेरिंक्स या अधोग्रसनी। नासिका से ली हुई वायु इधर आएगी ग्रसनी से होती हुई, और मुख से अगर वायु लेते हैं तो वो भी इधर से ही जाएगी कंठ की तरफ। तो ये दोनों कॉमन मार्ग हो जाते हैं। नाक से ली हुई वायु भी यहाँ आती है, इधर से गुजरती है, और मुख से लेते हैं तो वो भी इधर से ही गुजरेगी। ये गले के आगे की तरफ होता है श्वसन मार्ग, ये वायुनाल कह सकते हैं, ट्रेकिया। इसके पीछे होती है ग्रासनाल जो आहारनाल का भाग होती है, इधर से आहार जाता है। ग्रासनाल में स्फिंक्टर पाई जाती हैं, अवरोधनी पाई जाती हैं यहाँ पर, जो मुख से ग्रासनाल में जाने वाले भोजन को नियंत्रित करता है। आगे क्या है? वायुनाल है, ट्रेकिया है। यहाँ ये कंठ है, लेरिंक्स। तो वायु नलिका का ऊपरी भाग कहलाता है घंटी द्वार। एक घंटी द्वार यानी ग्लोटिस, जहाँ से वायु प्रवेश करती है वायुनाल में। तो उसके ऊपर एक उत्तकों का पल्ला होता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या काम करता है? जब भोजन आता है तो इसके दबाव से स्प्रिंग की तरह उठकर भोजन को ग्रासनाल में जाने देता है, वायुनाल में जाने से रोकता है। घंटी द्वार के बाद वायु कंठ में पहुंचती है, लेरिंग्स में पहुंचती है। नेक्स्ट है वायु कंठ या स्वर यंत्र।
लेरिंक्स, यह वायुनाल का अग्रभाग है जो एक बक्सेनुमा होता है। ये उपास्थि की बनी 3 प्रकार की प्लेटों से बना होता है। उपास्थि की 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। ऊपर अस्थि होती है, हाइयोइड बोन। तो वायुकंठ या स्वरयंत्र वायुनाल का अग्रभाग है जो एक बक्से की तरह होता है। उपास्थि की बनी 3 प्रकार के प्लेटों से बना होता है। इसमें 2 जोड़ी वाक कोश वोकल सैक पाए जाते हैं। वाक कोशों में कंपन होता है। वाक कोश या वाक तंतु, इनमें कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ध्वनि उत्पादक अंग भी कहते हैं। किसको? कंठ को। कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ से ऊपर छिद्र दिख रहा है इसका, यहाँ तक। ये फेफड़े का डायग्राम दिखा रखा है। तो वायुकंठ तक हमने पढ़ा ऊपरी श्वसन तंत्र। उसके बाद आएगा निचला श्वसन तंत्र। फेफड़े के बारे में उसी में बताएंगे। निचला श्वसन तंत्र, इसमें निम्न अंग आते हैं। एक तो श्वास नली या ट्रेकिया, तो कंठ तक तो क्या है? ऊपरी श्वसन तंत्र है। और यहां से ये क्या शुरू हो गई? ये लंबी क्या है? वायुनाल या ट्रेकिया है, श्वास नली। तो श्वास नली या ट्रेकिया लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी गर्दन की पूरी लंबाई में स्थित होती है। इसकी दीवार पतली तथा लचीली होती है। इसमें सी आकार के उपास्थि से बने 16 से 20 अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। श्वास नाल में क्या होता है? सी आकार के उपास्थि के बने 16 से 20 अधूरे छल्ले पाए जाते हैं, जिनके कारण वायु न होने पर भी श्वास नली पिचकती नहीं है। ये इसका रोल है। तो ये श्वास नली है, ट्रेकिया। इसमें उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जिसके कारण ये वायु न होने पर पिचकती नहीं है। ये क्या है? ट्रेकिया है। उसके बाद है श्वसनी व श्वसनिका। ये श्वास नली, ट्रेकिया फेफड़ों में जब प्रवेश करती है तो 2 शाखाओं में बट जाती है। ये इसकी शाखाएं क्या कहलाएंगी? श्वसनी कहलाएंगी, ब्रोंकाई कहलाएंगी। ब्रोंकाई फिर और छोटी शाखाओं में बट जाती है, इन्हें कहेंगे श्वसनिका, ब्रोंकियोल्स। ये पहले मेन नली चली आ रही थी, श्वास नली, ट्रेकिया, फेफड़ों में प्रवेश करते समय 2 शाखाओं में बट गई। इन शाखाओं को कहेंगे श्वसनी, ब्रोंकाई। और ये श्वसनी या ब्रोंकाई ये भी और शाखाओं में बट जाती है, जिन्हें कहेंगे श्वसनिका, ब्रोंकियोल्स। ये भी और शाखाओं में बट जाती है, जिन्हें श्वसनी श्वसनिकाएं कहते हैं। तो वक्ष गुहा में आकर श्वास नली 2 शाखाओं में बट जाती है। इन शाखाओं को श्वसनिया या ब्रोंकाई कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के पश्चात अनेक शाखाओं में बट जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिका अंत में फुफ्फुस के वायुकोश में समाप्त हो जाती है। और श्वसनिका लास्ट में किस में जाकर समाप्त होती है? वायुकोश में समाप्त होती है, कुपिका में समाप्त होती है। इस प्रकार नासिका द्वारा ली गई वायु
वायु कोष तक पहुंच जाती है। सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचेगी? वायु कोष में। वायु कोष की सतह पर रक्त की नलियां फैली रहती हैं। वायु कोष के कारण फुफ्फुस का क्षेत्रफल, फेफड़ों का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। तो ये ट्रेकिया श्वास नली फेफड़ों में 2 शाखाओं में बट गई, श्वसनी या ब्रोंकाई में। ये फिर अन्य शाखाओं में बढ़ जाती हैं। क्या कहेंगे? ब्रोंक्योल्स कहेंगे, श्वसनिका कहेंगे। श्वसनिका भी आगे चल के किस में बटेगी? वायु कोष में। वायु कोष के 2 भाग होते हैं, एक तो कूपिका वाहिनी और श्वसनी या ब्रोंकियोल्स और श्वसनिकाएं या ब्रोंकियोल्स भी आगे और पतली शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें कहेंगे कूपिका वाहिनी, एल्वियोलियर। और श्वसनिकाएं या ब्रोंकियोल्स भी आगे चल के और पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ब्रोंकियोल्स या श्वसनिकाएं फेफड़ों में श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है और आगे और पतली शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें कूपिका वाहिनी, एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। और अंत में कूपिका वाहिनी एक थैलीनुमा रचना में खुलती है, जिसे कहते हैं वायु कोष। डायग्राम हम देख सकते हैं। ये ट्रेकिया श्वास नली फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद बट जाएगी ब्रोंकाई में, श्वसनी में। दोनों ओर की श्वसनियां दोनों ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। तो श्वसनी या ब्रोंकाई भी और इससे पतली शाखाओं में बढ़ जाएगी, जिन्हें कहेंगे ब्रोंकियोल्स। श्वसनिकाएं ये भी डिवाइड हो जाती हैं श्वसनिकाओं में, और भी आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं। किसमें हो जाती हैं? कूपिका वाहिनी में। और लास्ट में कूपिका वाहिनी किसमें खुलेगी? एक थैलीनुमा रचना में खुलती है, वायु कोष में या कूपिका में, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। तो डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है? गुब्बारे जैसी संरचना,
वायुकोश है, कोपिका है, यहीं पर गैसों का विनिमय होता है। तो कोपिका या वायुकोश क्या है, श्वसन तंत्र की इकाई होते हैं। तो उपरोक्त सभी अंग श्वसन तंत्र के सहायक श्वसन अंग हैं। अब तक जो भी पढ़े हैं, रसनी, श्वासनाल, श्वसनीय, श्वसनिका। मुख्य श्वसन अंग क्या है, फुफ्फुस या फेफड़ा, लंग्स। ये मुख्य श्वसन अंग है जहां वास्तव में गैसों का आदान प्रदान होता है। मनुष्य के दोनों फेफड़े, दोनों फुफ्फुस, हृदय के दोनों ओर वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। थोरेसिक कैविटी होती है जो पसलियों से बना हुआ चैम्बर है। इनके चारों ओर की गुहा को फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं। फेफड़ों के चारों ओर जो गैप होता है उसके बाहर एक झिल्ली होती है, फुफ्फुस आवरण झिल्ली। उसके बीच का जो गैप है उसको क्या कहेंगे, प्लूरल कैविटी, फुफ्फुसीय गुहा कहेंगे। उसमें एक लिक्विड भरा रहता है। प्रत्येक फुफ्फुस हल्के गुलाबी रंग का स्पंजी व लचीला शंख के आकार का होता है। प्रत्येक फुफ्फुस चारों ओर से एक नम झिल्ली से ढका रहता है जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। मनुष्य का बायां फुफ्फुस 2 पिंडों में और दायां फुफ्फुस 3 पिंडों में विभक्त होता है। मनुष्य का ये बायां फेफड़ा है 2 पिंडों में, दायां 1, 2, 3 पिंडों में डिवाइड रहता है। ये फेफड़े का डायग्राम है। ये कंठ, ये क्या है, श्वास नली, ट्रेकिया। इसमें सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं, उपास्थि के बने हुए। और श्वास नली फेफड़ों में प्रवेश करके किसमें बट जाती है, श्वसनी में बट जाती है, ब्रोंकाई में बट जाती है। और आगे किसमें बदल जाती है, बट जाती है, श्वसनिकाओं में बट जाती है, ब्रोंक्यूल्स में बट जाती है। और शाखाओं में बढ़ती बढ़ती लास्ट में किसमें बट जाती है, कोपिका वाहिनी में बट जाती है। कोपिका वाहिनी कोपिका में खुलती है या वायुकोश में खुलती है, जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। वायुकोश पर या कोपिका के ऊपर क्या होते हैं, रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है। तो फेफड़ों में प्रत्येक श्वसनिका श्वसन श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। ये भी और पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिन्हें कोपिका वाहिनी, एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। पर अंत में प्रत्येक कोपिका वाहिनी एक थैलीनुमा रचना में खुलती है जिसे वायुकोश या एयर सैक कहते हैं, कोपिका कहते हैं। वायुकोश या कोपिकाई एल्वियोलाई ही वे स्थान है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, जिन्हें श्वसन तंत्र की इकाई कहते हैं। उसके बाद है श्वसन मांसपेशियां। श्वसन तंत्र में कुछ मांसपेशियां भी सहायता करती हैं जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, अंतरापरसुक पेशियां कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, मानव में श्वसन क्रिया को समझाइए। तो श्वसन क्रिया वक्ष गुहा के फैलने व सिकुड़ने के कारण होती है। वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी, वो फैलती है, सिकुड़ती है, जिसकी वजह से श्वसन क्रिया संपन्न होती है। वक्ष का कक्ष सक्रिय पेशियों युक्त पसलियों का बना होता है। सक्रिय पेशियों युक्त पसलियों का बना होता है, रिब्स का बना होता है। वक्ष का भाग उदर के भाग से एक मांसल पट डायफ्राम द्वारा पृथक रहता है। उदर वाला भाग और वक्ष वाले भाग के बीच में क्या पाया जाता है, एक चादरनुमा संरचना, डायफ्राम पाई जाती है। श्वसन की क्रियाविधि 2 भागों में पूर्ण होती है। ये क्या है, डायफ्राम है। ये किसमें है, दोनों
वक्ष गुहा में है, थोरेसिक कैविटी में है, और नीचे क्या है, उदर गुहा, पेट वाला हिस्सा है। नंबर 1 है निःश्वसन। इसमें बाहरी वातावरण से हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। जब पसलियां व डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती हैं, पसलियों व डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती हैं, पेशियों में संकुचन होगा तो क्या होगा, पसलियां ऊपर उठ जाती हैं। सांस लेते हैं तो क्या होता है, पसलियां ऊपर उठती हैं। और गुंबदनुमा डायफ्राम, चपटा होकर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है, जिससे फेफड़े को फैलने का स्थान मिल जाता है और फुफ्फुस का आयतन बढ़ जाता है। बाहर वायुमंडल का दाब अधिक होता है, जिससे वायु खिंचकर श्वास नली में होती हुई फुफ्फुस के वायुकोश में आ जाती है, कूपिका में आ जाती है, जिससे फुफ्फुस का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुकोश पर फैली रक्त की नलियों से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। रक्त की नलियाँ वायुकोश में आई हुई वायु से O2 ले लेती हैं, ऑक्सीजन ले लेती हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोश में दे देती हैं। उसके बाद है उच्छ्वसन, एक्सपायरेशन। इसमें फुफ्फुस के वायुकोश की वायु श्वास नली से होती हुई बाहर निकल जाती है। इस क्रिया में डायफ्राम की पेशियां व पसलियों की पेशियां पुनः अपनी स्थिति में आ जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा पर दबाव बढ़ जाता है और फुफ्फुस का आयतन कम हो जाता है, जिससे वायुकोश की वायु श्वास नली से होती हुई बाहर निकल जाती है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का कुछ आयतन बचा कर रखते हैं। पूरी पूरी वायु बाहर नहीं निकाल देते, कुछ वायु को बचा कर रखते हैं फेफड़े, जिसे कहते हैं अवशिष्ट आयतन, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण व कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो ये थी श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि को मोटे तौर पर एक मॉडल के जरिए समझ सकते हैं। एक कांच की बोतल लेंगे, नीचे का पेंदा उसका काट लेंगे, कांच की या प्लास्टिक की जो भी, ऊपर जो मुख है बोतल का, उसमें कार्क लगाकर वाई आकार की नली लेंगे, जिसके दोनों सिरों पर 2 गुब्बारे बांध देंगे और ये मुख पर इसको एयर टाइट कर देंगे, वायुरोधी कर देंगे। नीचे एक रबड़ की सीट लगा देंगे नीचे वाले पेंदे पर, जो डायफ्राम का काम करेगा। तो जब पसलियों व डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती हैं, ये डायफ्राम चपटा होकर नीचे खिंच जाता है और ये पसलियां फैल जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, फुफ्फुस को फैलने का स्थान मिल जाता है और फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। तो बाहर का वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, जिससे वायु खिंचकर श्वास नली में आ जाती है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से क्या होगा, अंदर दाब कम हो जाएगा, बाहर का वायुमंडलीय दाब ज़्यादा हो जाएगा, जिससे दाब के साथ हवा अंदर प्रवेश करेगी फेफड़ों में और फेफड़े फूल जाएंगे वायु भरने के कारण। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर कुपिका या वायुकोश पर रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। और जब डायफ्राम की पेशियां, पसलियों की पेशियां अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, तो ये डायफ्राम वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा, पसलियां अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगी सिकुड़कर। तो वक्ष गुहा का आयतन, ये चैम्बर का आयतन घट जाएगा। आयतन कम होने पर दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्या होगा, फेफड़ों की भरी हुई वायुकोश की वायु श्वास नली से बाहर निकल जाती है वायुमंडल में।
तो ये है श्वसन की क्रियाविधि और श्वसन तंत्र।